चलिए, पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि अगर कोई एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे होकर के A, इसके टर्मिनल के बीच का टेम्परेचर है T1 और T2 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है यदि K, तो मैंने आपको बोला था कि किसी एक टर्मिनल से जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन होगा, ये अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन के बारे में मैंने बोला था कि आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो है सो लेंथ ऑफ कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब इस सारे स्टेटमेंट को हम लोग मिला दिए थे तो एक बार में हम लोग देखे थे क्या कि Q इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा टी इंटू टी अपॉन क्या L, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था K, जिस K को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जाने थे, और ये उस कंडक्टर से होकर के किसी T टाइम में अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। हीट फ्लोन के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर थी हमारी, ये सबसे मेजर फैक्टर थी क्या, तो फैक्टर ड्यू टू व्हिच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच में, इसीलिए हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो कि यहाँ T1 ज्यादा है और T2 कम है, तो हायर टेम्परेचर से हमेशा हीट किधर फ्लो करेगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ। क्योंकि मैंने आपको बोला था क्या कि टेम्परेचर और कुछ नहीं है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, और हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्यों, तो बाय कोलिजन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन में अपने नाइबरिंग पार्टिकल से ये क्या करता है, कोलाइड करता है। और जब भी कोलिजन होगा, तो मैंने आपको कोलिजन में पढ़ाया था कि कोई एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है, तो मान लीजिए कि सामने वाला पार्टिकल रेस्ट में है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी मोमेंटम क्या है, जीरो है, और इधर से एक कोई सी हाई काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल आएगी और उसमें धक्का मारेगी, तो होगा क्या कि वो थोड़ा मोशन में आएगा, ये थोड़ा रेस्ट में आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो हुआ क्या कि एक का बढ़ा और दूसरे का घटा, इसका मतलब क्या कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसी मैकेनिज्म में हायर काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्या होता है, लोअर काइनेटिक एनर्जी के तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर के लिए टी टाइम में मैंने आपको क्या बताया है कि के ए डेल्टा टी अपॉन एल, क्योंकि हीट ट्रांसफर क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सारे जो डाटा हैं आपके, ये सारे डाटा एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड डाटा है, ठीक ना, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, और इन चीजों को जो है सो हम लोग इस तरीके से याद रखें। इस पर हम लोगों ने पिछले दिन एक क्वेश्चन भी किया था छोटा सा, आज एक और क्वेश्चन देखेंगे, और एक और क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम यहाँ से कहानी बढ़ाएंगे धीरे धीरे आगे की तरफ। तो देखिए कि इसके बाद एक क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या कह रहा है क्या कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, जिस सिलिंड्रिकल वायर का आपको लेंथ दिया हुआ है कितना, 1 मीटर का। तो मान लीजिए कि ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, और इस सिलिंड्रिकल वायर का जो है तो हम लोगों को लेंथ कितने का दिया हुआ है, 1 मीटर का। कह रहा है क्या, हैविंग रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है आर, ये कितना दिया हुआ है आपको, 7 सेंटीमीटर का। दूसरी बात क्या कह रहा है, हैविंग टेम्परेचर एट इट्स टर्मिनल इज 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक टर्मिनल का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे टर्मिनल का कितना है टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या कह रहा है क्या कि इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 100 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, इसका जो के का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन इन 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड में बताइए कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन कितना होगा 5 सेकेंड में। तो जरा सा ध्यान देना कि हमारे पास जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है Q इक्वल टू यह है कितना, के ए डेल्टा टी अपॉन एल और इनटू टाइम टी। अब इस सारे डाटा में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है और क्या क्या डाटा अवेलेबल नहीं है जिसकी हमको जरूरत है।
तो सबसे पहले हम आएंगे के पर। तो के का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 100 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो डायरेक्टली तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। देखिए तो अगर हम इस सिलिंड्रिकल वायर को सामने से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन हमको कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा कि नहीं। इसका फ्रंट व्यू अगर लीजिएगा तो फ्रंट व्यू लीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब इसी 7 सेंटीमीटर के सर्कल का जब हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो यही एरिया क्या दे देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और ये आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इंटू कितना, 7 सेंटीमीटर। हम लोग सारे डाटा को कोशिश करके मीटर में चेंज कर लें। जब सारा ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो जब मीटर में चेंज करोगे तो ये भी 7/100 और ये भी कितना, 7/100 और यूनिट किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब ध्यान से देखना कि एक 7 से तुम्हारा एक 7 जाएगा, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना, 154 और इनटू ये नीचे 10⁻² और 10⁻², तो दोनों मिलके 10⁻4 होगा, ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। टाइम हमको गिवन है, टाइम कितना गिवन है भाई, 5 सेकेंड का टाइम गिवन है, 5 सेकेंड का। और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी हमारे पास गिवन है कितने का, 1 मीटर का। आप देखिए के पता है, ए पता है, टी पता है, एल पता है, डेल्टा टी बच रहा है। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर का अगर बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर जो डेल्टा टी है, देखिए यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 100 डिग्री, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू कितने का है, 100 डिग्री सेल्सियस का। चेंज इन टेम्परेचर कितने का, 100 डिग्री सेल्सियस का। तो जब यहाँ पर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे और सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन बन जाएगा कितना, Q इक्वल टू है के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू कितना टी। के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100, एरिया है आपका 154 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चेंज इन टेम्परेचर है आपका कितना, 100 इंटू टाइम है कितना आपका, 5 सेकेंड और नीचे लेंथ ऑफ कंडक्टर कितने का दिया हुआ है, 1 मीटर का। अब देखो कि इसमें क्या करो कि 10⁵ को 154 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बचेगा, 5 बचेगा और ये इतना है ना, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपका 100 है, इस 100 को लिखिए 10⁻², कोई दिक्कत नहीं। इस 10⁻⁻4 को 10⁻⁻4 ही रहने दीजिए। इस 100 को भी लिखिए कितना, 10⁻²। ध्यान से देखेंगे आप, ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 और ये 4 और ये -4 मिलके कितना हो जाएगा, ये पूरा स्वाहा है कि नहीं। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 770 जूल की एनर्जी, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कितने में, तो 5 सेकेंड में। ये थी बात है किसकी, हीट ट्रांसफर की। अब जरा सा आप अगर ध्यान दें तो अब जरा सा अगर आप ध्यान दें तो हम लोग पढ़ते थे किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते थे। और इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसके बारे में हम लोग 10th में बात करते थे क्या, कि ये जो है क्या है, तो इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट। और I इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, Q अपॉन टी, जहां पर Q किसको डिनोट करता था, ये चार्ज को डिनोट करता था कि कितना चार्ज फ्लो किया, और T किसको डिनोट करता था, टाइम को। कितनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसी तरीके से अपने पास एक टर्म होगा आज कि इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम लोग कंडक्टर का डेफिनेशन पढ़ते थे तो कंडक्टर के डेफिनेशन में हम लोग पढ़ते थे कि कोई भी गुड कंडक्टर कब होगा, जब वो करंट को या हीट को अपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्या करे, बहुत ही आसानी से कैरी कर पाए। तो वहां तक हम लोग पढ़ते थे क्या, 5वीं 6ठी क्लास में जब हम लोग कंडक्टर का डेफिनेशन पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि कोई भी सब्सटेंस जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पास होने देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो करंट के लिए तो हम लोग कंडक्टर देखते आए हैं अभी तक, रेजिस्टर वगैरह होता है, रेजिस्टेंस वगैरह होता है। अब हीट के लिए अगर हम लोग कहें तो हीट फ्लो करेगा
तो हीट करंट नाम का भी कोई चीज होना चाहिए। जब चार्ज फ्लो करता था तो इलेक्ट्रिक करंट बनता था, तो अब तो हीट भी एक टर्मिनल से दूसरी तरफ फ्लो कर रहा है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बना वैसे वहां से हीट करंट भी बनना चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब हीट करंट भी बनना चाहिए भाई। तो हीट करंट के बारे में क्या लिखेंगे? तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखेंगे, क्या यहाँ से? हीट करंट। और इस हीट करंट को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल एच से। और इस हीट करंट के बारे में कहा जाता है क्या कि ये जो आपका हीट करंट है, कहा जाता है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, कि जितना किसी कंडक्टर से होकर के यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में जितना भी हीट फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट करंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर हम लोगों को लिखना हो हीट करंट का डेफिनेशन, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि जो अपना हीट करंट होगा, ये हीट करंट इक्वल टू क्या होगा? हीट करंट जो होगा ये होगा आपका क्या? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन क्या? टोटल टाइम टेकन। अगर इसका मतलब हीट करंट एच का हम लोग बात करें, तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन अगर क्यू है और नीचे टाइम क्या है? टी है। अब देखो कि अगर कोई कंडक्टर है, यहाँ क्यू किसको डिनोट करता है? हीट को। और टाइम किसको डिनोट करता है? टी, टाइम को। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब देखिए कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं क्या, कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं क्या कि अगर अपने पास कोई भी कंडक्टर है, अगर अपने पास कोई भी कंडक्टर है जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, उसका लेंथ है एल, उसका लेंथ है एल, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2, और दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है अगर डेल्टा टी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के। तो टी टाइम में इससे होकर के जो फ्लोन हीट है, हीट फ्लोन इन टी टाइम, हीट फ्लोन इन टी टाइम का अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कितना? Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू कितना? टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इसी टी को ले आओ इधर, तो ये Q अपॉन टी इक्वल टू जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? के ए डेल्टा टी अपॉन कितना? एल। और इसी Q बाई टी को हम लोग, इसी Q बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट करंट बोलते हैं। इसका मतलब H इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, H इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू, के H इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका? के ए डेल्टा टी अपॉन कितना? एल। यही चीज जो है आपका क्या हो जाना है? हीट करंट। अब देखिए कि सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यहाँ पर यूनिट लिखते थे क्या? चार्ज को लिखते थे क्या? कूलॉम। और टाइम को क्या लिखते थे? सेकेंड। और चार्ज को कूलॉम लिखते थे, टाइम को सेकेंड, और कूलॉम पर सेकेंड को एक शब्द में हम लोग क्या कहते थे? एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर हीट करंट को हमको लिखना है, तो हीट का यूनिट क्या लिखेंगे? जूल। और टाइम का यूनिट क्या लिखेंगे? सेकेंड। तो एक साथ इस दोनों को मिला करके अगर आपसे कोई आदमी कहे कि हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे? जूल पर सेकेंड। तो अब देखो कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि एस आई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, तो एस आई यूनिट ऑफ हीट जो होता है, एस आई यूनिट ऑफ हीट करंट, एस आई यूनिट ऑफ हीट करंट का अगर कोई आदमी बात करे, तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि ये क्या होगा? जूल पर सेकेंड होगा हीट करंट का एस आई यूनिट। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या बोला आपसे कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन था क्या, कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता था भाई? तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते थे दो टर्मिनल के बीच में, तो क्या होता था कि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता था। और इससे क्या होती थी? करंट फ्लो करता था। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे? करंट बोलते थे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करेंगे टर्मिनल के बीच में, तो टी टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा? तो टी टाइम में तो हम लोग पहले ही देखे हैं कि के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू टी हीट फ्लो करेगा। तो यूनिट टाइम में कितना करेगा? क्यू बाई टी।
है कि नहीं। तो Q बाई टी, और यूनिट टाइम में जितना हीट फ्लो करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब देखिए कि इस चीज को अगर हम लोगों को एनालॉग से पढ़ना हो, एनालॉग से पढ़ने हो का मतलब क्या, कि अगर इसको हम लोग दो तरफ से देखें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके और एक हीट के लिए, एक जगह हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे और एक जगह हम लोग हीट को देखेंगे। तो देखो अगर हम लोग करंट का बात करते थे, कैसे करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, और इधर हम लोग बात करेंगे किसका, इधर हम लोग बात करेंगे किसका, हीट करंट का। देखिए दो तरह के करंट है अपने पास, एक है हीट करंट और एक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधा सीधा बात था क्या कि हीट करंट, हीट करंट किस कारण से फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लो कर रहा है, फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कि जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी जब तक है, तब तक जो है सो इससे होकर के क्या हो रहा है, हीट फ्लो कर रहा है। मान लो क्या कि अगर कोई कंडक्टर है और किसी कंडक्टर का मैं टेम्परेचर यहाँ का रखूँ T1 और यहाँ का टेम्परेचर रखूँ T2, कब, जब टाइम है 0 तब। और मान लीजिए क्या कि T1 अधिक है और T2 कम है, तो क्या होगा कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होना शुरू होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होना शुरू होगा। जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। एक टाइम टी पर ऐसा आएगा कि यहाँ का भी टेम्परेचर टी हो जाएगा और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अब दोनों टर्मिनल का जब टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितने का, 0 हो गया, तो अब हीट का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह तक रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये चीज क्या होता था, कि मान लो कि हम कोई सा रेजिस्टेंस लगाए और यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि कोई सा बैटरी लगा देते थे। तो बैटरी लगा देते थे तो बैटरी का काम क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बैटरी का काम क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो हम लोग यहाँ पर बैटरी लगाए हैं V का, और मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है I और इसका रेजिस्टेंस है कितना, R। तो देखो कि बैटरी का मैकेनिज्म क्या होता था, कि हम लोग जो घर में बैटरी यूज करते हैं वो बैटरी मोस्टली कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। आपको बैटरी पे लिखा हुआ मिलेगा कितना, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी लिखा हुआ है। तो मान लीजिए क्या कि ये बैटरी है कितने का, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी है। या फिर मान लो कि जनरली कितने का, 12 वोल्ट का बैटरी होता है, तो ये बैटरी है कितने का, 12 वोल्ट का। तो इस 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 वोल्ट का। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम 0 मान लें तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा, तब ना दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हुआ। अब देखो कि जैसे हम इस सेल को क्या करें कि किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दें, जैसे ही हम क्या करें कि इस सेल को किसी ना किसी डिवाइस से होकर के कनेक्ट कर देंगे, ये मान लो कि बल्ब है, तो बल्ब क्या होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। बल्ब क्यों जलने लगा भाई, क्योंकि यहाँ से हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो करने लगेगा, करंट यहाँ से बल्ब में जाएगा, बल्ब से आएगा, और फिर यहाँ पे आकर के क्या होगा, ये चीज रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो कर रहा है किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल से पोटेंशियल निकल रहा है तब तो इधर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को चलाने में ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल घटने लगेगा टाइम टू टाइम, और यहाँ का पोटेंशियल टाइम टू टाइम क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे देखना कि तुम लोग पढ़े हुए होगे बचपन में कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक ना। मतलब अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर से जा रही होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, जो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, धीरे धीरे कम करने लगेगा। और यहाँ से नेगेटिव को निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो गया, एक टाइम आते आते ऐसा आएगा कि यहाँ भी कितने का हो जाएगा,
और यहाँ भी कितने का हो जाएगा, जितना यहाँ से घटा उतना ही यहाँ पे क्या हो गया। अब देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पर जब 6 हो गया, तो अब इस केस में डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब ये बल्ब क्या करेगा, तो अब ये बल्ब ग्लो करना यहाँ से बंद कर देगा। अब ये बल्ब क्या करेगा कि यहाँ से ये बल्ब, अब आपका ये बल्ब जो है ये ग्लो करना बंद कर देगा, और ग्लो करना बंद कर देगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बैटरी हो गया क्या, डिस्चार्ज। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, और इसके कारण ही इससे होकर के करंट फ्लो कर रहा था। उसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी जो है, जो हीट का ट्रांसफर वन टर्मिनल से अनदर टर्मिनल तक है, वो कब तक, जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक। मान लीजिए कि इस कमरे का टेम्परेचर मैं करूं 50 डिग्री सेल्सियस और बगल वाले कमरे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही बीच में हम मीडियम को खोलेंगे तो हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, और कुछ देर के बाद क्या होगा कि दोनों कमरों का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, यहाँ थोड़ा घट जाएगा यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अब हीट एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट क्या कर रहा था भाई, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो कर रहा था। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है किसके कारण, करंट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। यहाँ जो फैक्टर है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, कि इस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए इस सर्किट से होकर के करंट फ्लो कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां से देखो कि हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे। ओम्स लॉ क्या पढ़ते थे कि कह रहा था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना अधिक होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना अधिक होगा करंट उतना ही अधिक फ्लो करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ यही कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां से हम लोग क्या करते थे कि प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते थे और एक कांस्टेंट आता था क्या, R, और इस R को हम लोग क्या बोलते थे, इस R को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस R को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसको क्या बोलते थे हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे। और ये किसी गिवन मटेरियल के लिए क्या होता था, कांस्टेंट होता था। और ये है क्या, तो ये है क्या, ओम्स लॉ। ये है क्या, ओम्स लॉ। और इसका बात हम लोग कहाँ पर करते थे, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। खैर बातें फीलिंग की होगी कि V इक्वल टू आई आर हम सब लोग ने पढ़ा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करंट भी उतना ज्यादा, और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा गिवन मटेरियल के लिए। अब देखो यहाँ पर भी मान लो कि हम लोग जो हीट ट्रांसफर का बात किए थे, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और उसका 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 50 डिग्री सेल्सियस का, 0 से 50। तो हीट बहुत फास्टली फ्लो करेगा, और धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो उधर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जाएगा, इधर का घटता जाएगा। अब मान लो कि एक समय ऐसा आया कि अब यहाँ का टेम्परेचर हो गया है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि हीट का फ्लो स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस आप बढ़ाते जाइएगा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस आपका घटता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन भी आपका घटता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर हीट करंट का बात करें, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ का फैक्टर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहाँ पर जो होगा, तो जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, हीट करंट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना अधिक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतना ही अधिक क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसे सोचो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, किसी कम गर्म चीजों को हम छूते हैं तो एकदम आराम से थोड़ा सा गर्म लगता है, मतलब हीट का ट्रांसफर क्या हुआ, कम। लेकिन अगर कोई चीज बहुत गर्म है, लोहा गर्म है, और उसको छुए और तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्या, बहुत तेज गर्म लगने लगा। तो कम गर्म लगना और तेज गर्म लगने में क्या डिफरेंस, कम गर्म लगा, इसका मतलब हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कम हीट का ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए कम एहसास हुई है। लेकिन अगर बहुत तेज से गर्म लगा है, इसका मतलब क्या,
कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में अधिक हीट का ट्रांसफर हो गया उतने ही देर में। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब टेम्परेचर डिफरेंस कम था तो हीट का ट्रांसफर भी क्या हुआ था, कम। और जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो हीट का ट्रांसफर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हीट करंट के। और आप ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल टू हीट करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, एच। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू में बदलेंगे तो एच और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग आर थर्मल बोलेंगे। और इस आर थर्मल को हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मल रेजिस्टिविटी। इस आर थर्मल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आर थर्मल है इस आर थर्मल को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल रेजिस्टिविटी। और इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग आर टी एच से डिनोट करेंगे। और ये आर थर्मल जो है ये क्या होगा कि ये जो होगा ये चीज क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये भी एक कांस्टेंट था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि हमसे कोई आदमी पूछ दे कि भाई अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कितना, डेल्टा वी अपॉन आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये सब चीज भी हम लोग पढ़ते थे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता था। जितना लंबा लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता था, जितना अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस उतना कम। अब देखो कि यहाँ पर हीट से करंट एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। हीट करंट और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों एक ही जैसी चीज लग रही है क्या, करंट फ्लोन भी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, हीट फ्लोन भी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अच्छी बात है कि दोनों एक ही जैसा। इलेक्ट्रॉन को चलना है तो इलेक्ट्रॉन को कम दूर चलना ज्यादा आसान होगा कि बहुत दूर जाना बहुत आसान होगा, कम दूर। इसका मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर कम रहे तो करंट अच्छा फ्लो करेगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर कम था तो हीट भी अच्छा फ्लो कर रहा था। मोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मोटा वायर था तो हीट भी अच्छा फ्लो कर रहा था। मोटा वायर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी अच्छा फ्लो करेगा, करंट भी अच्छा फ्लो करेगा। मतलब दोनों में सिमिलरिटीज हम लोगों को अब दिख रही है। और देखो कि यहाँ से हम लोग अगर आर थर्मल का वैल्यू निकालना चाहें तो आर थर्मल का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी पीछे हम लोग पे क्या पढ़े, हीट करंट इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। इसका मतलब कि अगर हमको यहाँ से डेल्टा टी इक्वल टू एच आर थर्मल से, अगर यहाँ से हमको डेल्टा टी इक्वल टू एच आर थर्मल से आगे बढ़ना हो तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि डेल्टा टी इक्वल टू हीट इंटू आर थर्मल हमारे पास आ चुका है। आर थर्मल क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ से हीट का डेफिनेशन लिखें तो डेल्टा टी इक्वल टू एच के जगह पर हम लोग कितना पढ़े हैं, के ए डेल्टा टी, ठीक ना, और अपॉन कितना, एल। हीट के जगह पर कितना पढ़े हैं, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो हीट के जगह क्या रख देंगे, के ए डेल्टा टी अपॉन एल और इंटू कितना, आर थर्मल। आर थर्मल को अब केवल आर टी एस लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि डेल्टा टी से डेल्टा टी जाएगा, एल इधर डिवाइड में इधर ले आओ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। के और ए, के और ए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और बचेगा कितना, आर थर्मल। इसका मतलब तुम यहाँ से देखो कि हम लोग ये बात देखे थे क्या कि थर्मल रेजिस्टेंस जो है, आर थर्मल का फॉर्मूला ये कितना आ गया, एल अपॉन के ए के बराबर में। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। लेंथ जितना ज्यादा होगा थर्मल रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो आर थर्मल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम का मतलब क्या, पतला कंडक्टर। और पतला कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रुकावट। रुकावटें ज्यादा होगी और रुकावट ज्यादा होगी तो कम हीट फ्लो करेगा। अब देखो कि पीछे जो भी चीज हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से देखा था वो सारी चीजें हमको मैथमेटिकली प्रूफ होती हुई दिख रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग सीधे सीधे हम लोग थोड़ा सा बात करने किसके बारे में, आर थर्मल के बारे में, कि ये आर थर्मल क्या है।
तो हम लोग जिस टर्म का बात कर रहे हैं उस टर्म का नाम है क्या? थर्मल रेजिस्टेंस। उस टर्म का नाम क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग लिख रहे हैं किससे? हम लोग लिख रहे हैं किस चीज से? आर थर्मल से। तो थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में आप सीधे सीधे एक लाइन में जानिए क्या, कि ये किसी भी सब्सटेंस का, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का जो है तो प्रॉपर्टी है जिस सब्सटेंस के कारण, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय व्हिच it opposes the it opposes the flow of heat through it, कि खुद से होकर के हीट के फ्लो का अपोज जिस प्रॉपर्टी के कारण करता है कोई भी सब्सटेंस, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। आप याद करिए 10वीं क्लास में जब आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़े थे तो वहां क्या पढ़ते थे कि किसी भी प्रॉपर्टी का ऐसा, किसी भी सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो खुद से होकर के इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है। तो जिस तरीके से हीट के करंट को, हीट के फ्लो को रोकने वाला जो फैक्टर है वो थर्मल रेजिस्टेंस है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता था क्या, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता था? रोकता था। अच्छी बात यह है कि हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला भी मिल चुका है, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल चुका है? आर थर्मल इक्वल टू एल अपॉन के ए। आपको पता है कि एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, छोटा कंडक्टर बड़ा कंडक्टर ले सकते हैं। ए जो है वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कभी मोटा कंडक्टर लेंगे कभी पतला कंडक्टर लेंगे। लेकिन ए के जो है ये के थर्मल कंडक्टिविटी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किसी गिवन मटेरियल के लिए के का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब गिवन मटेरियल के लिए के का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम लोग यहां से ये बात क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या, कि फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल के लिए अगर हम लोग बात करें तो द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, कि ये क्या हो जाएगा? इज कांस्टेंट। और जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो भाई जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल करते थे तो कांस्टेंट आएगा। हम इस कांस्टेंट को हटा करके प्रोपोर्शनल भी तो डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर थर्मल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर थर्मल होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और इसी को अगर हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे तो पॉइंट करके लिखेंगे क्या? पहला, कि जो आर थर्मल है, थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the length of conductor, to the length of conductor, कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और अगला टर्म हम लोग क्या लिखेंगे, कि अगला टर्म हम लोग लिखेंगे क्या, कि आर थर्मल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, के किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब ये दो चीजें हम लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे क्या, कि किसी भी सब्सटेंस का जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कंडक्टर के लेंथ के। मतलब कि जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतनी ही ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस रहेगी। आप ऐसे ही सोचिए कि बहुत दूर जाना है तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, रुकावटें ज्यादा आएगी। और आर थर्मल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये दो चीजें यहाँ से रिजल्ट निकली है। तो देखिए इन चीजों को हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं तो इससे फायदा क्या हो जाता है, कि इलेक्ट्रिकल करंट में हम लोग ओम्स लॉ में इतना बात जानते थे। ये क्या होता था? थर्मल रेजिस्टेंस,
थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते थे, थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आगे बढ़ते थे। अब यहीं से क्या किया कि चीजों को हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया, और कंपेयर करना शुरू किया क्या, तो यहाँ पर देखा कि सेल में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इससे होकर के करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हुआ, करंट फ्लो करना क्या कर दिया, तो यहाँ फैक्टर है क्या करंट फ्लो करवाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जब तक है तब तक करंट फ्लो कर रहा है। अब ओम्स लॉ यहाँ क्या कहता है भाई, कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना अधिक रहेगा करंट उतना अधिक फ्लो करेगा। आप ऐसे सोचो कि किसी भी चीज में पोटेंशियल का बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा पानी का टंकी है और इस पानी के टंकी में पानी भरा हुआ है पूरा, और इधर एक बगल में है पानी का टंकी, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है और हम क्या करें, इसके नीचे में छेद करके एक पाइप लगाएं और इसके नीचे में कनेक्ट कर दें। तो शुरू में ये क्या होगा, नीचे से पानी फ्लो करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, पानी का फ्लो बहुत फास्ट होगा। क्यों, कि अभी पानी का इधर का पोटेंशियल और इधर के पोटेंशियल में बहुत का डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ का पानी गिरने लगेगा, यहाँ का उठने लगेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोनों, अब क्या होगा, अब फ्लो होगा कि फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। उसी तरीके से करंट में भी हाईयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो कर रहा है, एक जगह का पोटेंशियल गिर रहा है, दूसरी तरफ का पोटेंशियल उठ रहा है। एक समय में क्या हुआ कि दोनों बराबर हुआ, करंट फ्लो करना बंद। टेम्परेचर में भी क्या होगा, एक हाईयर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लो कर रहा है, हाईयर वाला कम हो रहा है, लोअर वाला बढ़ रहा है। धीरे धीरे एक समय आएगा कि दोनों बराबर, हीट का फ्लो क्या बंद। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ यहाँ क्या कहता है भाई, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो फैक्टर है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि जो फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस वो हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इसने जो रेजिस्टेंस लाया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट, हम लोगों ने क्या किया, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके थर्मल रेजिस्टेंस लाया। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग हीट का फॉर्मूला हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, के ए डेल्टा टी अपॉन एल के बराबर होता है। तो के डेल्टा टी अपॉन एल का वैल्यू जैसे यहाँ रखे तो हमको आर थर्मल का वैल्यू क्या मिल गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन के ए। किसी गिवन मटेरियल के लिए के का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब जब के का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो इस कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, गिवन मटेरियल है, कांस्टेंट फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आर थर्मल एल के भी प्रोपोर्शनल और आर थर्मल ए के भी प्रोपोर्शनल। अब देखिए कि आर थर्मल क्या है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने से होकर के हीट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब देखिए हमारे पास दो मटेरियल है, एक लकड़ी का डंडा है और एक मान लो कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का और सेम लेंथ का कोई मेटल का डंडा हो जाए। तो हम इसको अगर आग में रखेंगे एक सिरे को, तो मेरे हाथ में कभी गर्म नहीं लगेगा। लोहे वाले को थोड़ा देर रखेंगे, थोड़ा देर के बाद क्या होने लगेगा, इसका मतलब इसने हीट के फ्लो को क्या किया है, ज्यादा रोका है, और लोहे ने हीट के फ्लो को कम रोका है। रोका उसने भी होगा लेकिन कम रोका होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, उसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो इस चीज को आप इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करके देखें, और देखने के बाद आपको कंक्लूजन में ये पता चला कि थर्मल रेजिस्टेंस लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है। तो अब आपसे जब भी पूछा जाए कि हीट करंट क्या होगा, तो हीट करंट के लिए सीधे सीधे एक शब्द में आपको क्या बोलना है कि यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से होकर के जितना हीट फ्लो किया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट फ्लोन बोलेंगे, जैसे करंट फ्लोन होता था। अब आपसे पूछा जाए कि थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, लेंथ अपॉन, थर्मल रेजिस्टेंस कितना लिखोगे, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू कांस्टेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छी बात ये देखो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का उल्टा नाम लगता है कि नहीं। मेरी अच्छाई जितनी अधिक होगी मेरे अंदर बुराई उतनी कम होगी, और अगर बुराई मेरे अंदर अधिक है तो अच्छाई क्या होगी, बुराई और अच्छाई अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी कंडक्टर का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और जिसका कंडक्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? के बारे में आपको क्या बोले थे? ये थर्मल कंडक्टिविटी है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने से होकर के हीट को फ्लो करने देता है। तो हीट फ्लो करने देने वाला फैक्टर जितना अधिक होगा, रोकने वाला फैक्टर उतना ही कम होगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी जितना अधिक, थर्मल रेजिस्टेंस उतना ही कम। कब? जब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग फिक्स कर दें तब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जब इतनी बातें समझ में आ रही है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन पर हम लोग अगले दिन में जाएंगे। पहले आज एक और छोटा सा टर्म देख लेते हैं इसके बाद, ठीक ना? तब अगले दिन पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। एक टर्म आता है इसके बाद जिसका नाम है क्या? थर्मल ग्रेडियंट। एक टर्म आता है क्या जिसका नाम है क्या? थर्मल ग्रेडियंट। अब देखो कि थर्मल ग्रेडियंट क्या है। तो थर्मल ग्रेडियंट के बारे में बोला जाता है क्या कि जो लेंथ वर्सेस इट इज द स्लोप ऑफ, it is the slope of the graph, it is the slope of the graph between temperature and the length of the conductor। कि किसी भी कंडक्टर के लेंथ और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल ग्रेडियंट। जैसे मान लो कि मैंने बताया था कि आपको कि मान लीजिए कि अपने पास ये एक कंडक्टर है छोटा सा। इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग मान लेते हैं कितना? L है। और अगर हम इसको यहाँ पर हीट करना शुरू करें, तो हीट करना शुरू करें तो मान लीजिए कि एट अ पार्टिकुलर टाइम यहाँ का टेम्परेचर था कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कमता जाएगा। मान लो 100 से हो गया कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री से फिर मान लो यहाँ पर कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री से फिर यहाँ पर कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हीट करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हीट इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो जहाँ हीट कर रहे हैं उस टेम्परेचर का क्या होगा? अधिक। और जहाँ पर कम हीट करेंगे वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। अब देखो कि अगर हम इसका लेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, तो मान लो कि यहाँ पर जो है लेंथ इसका, यहाँ पर जो है, सो इसका लेंथ है कितना? मान लीजिए 0। बात समझ में आ रहा है? और इसका टोटल लेंथ जो है वो है कितना? L। तो ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा? इसको 3 पार्ट में किया है हम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा? L/3। ये कितना हो जाएगा? 2L/3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक ग्राफ देखना चाहें, अगर हम लोग एक ग्राफ देखना चाहें इस पूरे सिस्टम का, तो इस पूरे सिस्टम का अगर हम लोग एक ग्राफ देखना चाहेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस ग्राफ पर जरा सा ध्यान देना कि ग्राफ बनेगा, हम एक तरफ दिखा रहे हैं किस चीज को? लेंथ को। और एक तरफ दिखा रहे हैं किस चीज को? टेम्परेचर। ध्यान देना कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ से डिक्रीज होता जा रहा है। कब? तो जब भाई लेंथ था अपना, जब लेंथ था अपना कितना? 0। जब लेंथ था अपना कितना? 0। तो उस समय में देखिए कि जो टेम्परेचर थी यहाँ की, ये थी कितनी? 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंथ बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए कहाँ? L/3 पे। तो L/3 पे पहुंच गए तो टेम्परेचर जो है सो हमारी कितनी पहुंच गई? यहाँ से टेम्परेचर पहुंच गई हमारी कहाँ पे? 80 पे। जब लेंथ हमारा पहुंच गया कहाँ पे भाई? 2L/3 पे। तो जब लेंथ हमारा पहुंच गया 2L/3 पे, ये था कितने का? L/3 का। ये पहुंच गया कहाँ पे? 2L/3 पे। तो इस समय में जो है हमारा टेम्परेचर कितना हो गया था घट के? टेम्परेचर हमारा घट के हो गया था कितना? 60। जब हम लोग पूरा लेंथ L के लिए बात किए थे, तो जब L के लिए बात किए थे तो इस समय में जो है सो हमारा टेम्परेचर कितना हो गया था? इस समय में हमारा टेम्परेचर हो गया था कितना भाई? यहाँ से घट के 40 डिग्री से। मतलब देखो कि ये एक ग्राफ बन गया, जो ग्राफ दिखा रहा है किसको? लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ टेम्परेचर के वेरिएशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस ग्राफ का अगर हमको कहीं पर भी स्लोप लिखना है, तो स्लोप में तुम देखो ध्यान से कि ये जो एंगल है जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर किसी छोटे से एलिमेंट के लिए हम बात करें tan थीटा का, जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, ये स्लोप क्या लिखते हैं हम लोग? जो स्लोप लिखते हैं, ये स्लोप कितना लिखते हैं?
tan थीटा के बराबर में, और tan थीटा कितना लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कहीं पर भी अगर लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कि मान लीजिए कि ये टेम्परेचर था कितना T2 और ये टेम्परेचर था कितना T1, और यहाँ के बीच का टेम्परेचर कितना डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए चेंज इन लेंथ, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें किसका, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का है। तो अगर हम यहाँ पर tan थीटा लिखना शुरू चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल लिखेंगे कि नहीं। तो अगर हमको tan थीटा लिखना है तो tan थीटा लिखना है तो कितना लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा को, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट। अब ध्यान देना कि ये तो बड़ा सा चेंज दिखा रहा है डेल्टा। अगर हम किसी बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए बात करें, अगर किसी बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए बात करें तो इसी चेंज को हम लोग कितना लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट जो है सो कुछ नहीं है, ये है क्या, एक स्लोप है, स्लोप है किसके बीच में, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर वेरिएशन के बीच का, जो किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए क्या होगा, हमेशा ही कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप लोग मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप जानते होइएगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा ही क्या होता है, चाहे हम इतना दूर का स्लोप निकाले, चाहे इतना दूर का निकाले, चाहे इतना दूर का स्लोप निकाले, हर जगह स्लोप क्या होगा, एक जैसा होगा। और हम लोग लिखेंगे क्या कि किसी गिवन सब्सटेंस के लिए जो थर्मल ग्रेडियंट का वैल्यू होता है ये हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक छोटा सा टर्म है, बहुत ज़्यादा यूज इसका आता भी नहीं है, लेकिन ये देखना है कि अगर यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ कम, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है टेम्परेचर घट रही है। तो एक ग्राफ बनेगा, और इसी ग्राफ का जो हम लोग स्लोप लिखेंगे, इसी स्लोप को क्या बोलेंगे, थर्मल ग्रेडियंट। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस का बात की। बात समझ में आ रहा है। तो हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस पर बेस्ड अगले दिन कुछ क्वेश्चन एक आध देखेंगे, और इसके बाद जैसे हम लोग 10th क्लास में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से अब थर्मल रेजिस्टेंस भी है। तो थर्मल रेजिस्टेंस में भी कंबाइंड करेंगे तो क्या कहानी बनेगी, इन सब कहानियों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये सारा चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसे चलता रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन भी कर